किते ढोल वजदा ओए किते चिमटा ओ मैं क्या किथे हैं हां जी पवाड़े जाणगे फिर पवाड़े लो जी पेश करन जा रहे हैं स्पेशल डिमांड पे नमक हराम धोखेबाज मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया। कौन है ये शर्मा जिसके हाथ तूने मेरा एम्पायर बेच दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे, लेकिन तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ गद्दारी की है। मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਚੀਨ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਤਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰ, वेलकम टू पीडीसी पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना अच्छा मतलब मेरा परिचय करवाया है। और तो आप क्या पूछना चाहेंगे? पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि यहाँ खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल, खुशवंत सिंह जी से जुड़ी कोई याद जो आप साझा करना चाहें? बहुत खुशवंत सिंह जी से मेरा एक ही मुझे अफसोस है कि मुझे कभी उनसे पर्सनली मिलने का मौका नहीं मिला, परंतु उनकी जो जब लिखते थे न्यूज़पेपर्स में और उनकी जो किताब थी ट्रेन टू पाकिस्तान, वो पढ़ के तो मैं खुशवंत सिंह जी का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। और उनकी बाकी जो बुक्स थी और किताबें थी तो बहुत ही, जैसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे। उनके ख्याल, उनके सोच, तो शायद ही ऐसा कोई मतलब व्यक्ति होगा हमारे यहाँ जो मतलब आएगा जो उनके मुकाबले में है। और आज मुझे बहुत मतलब ये फेस्टिवल में आके मेरा सौभाग्य है कि मैं राहुल सिंह जो उनके पुत्र हैं उन्होंने मुझे इस फेस्टिवल में बुलाया है। बहुत खुश हूँ। कसौली आके पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पर। यकीन नहीं आ रहा है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार कसौली आ रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है कि मैं पहली बार आया और बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत आनंद आ रहा है। आपका एक सेशन भी है जिसमें है बायोस्कोप ब्रेकिंग बैरियर्स, लेकिन आपकी अगर हम जर्नी देखें तो आपने उस उम्र में वो काम किया जिसे हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ब्रेकिंग बैरियर्स, तो क्या उसके बारे में वो डिलिब्रेट एक एफर्ट आपकी तरफ से रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बाकी जो वो होगा तो आप वो मतलब श्याम बेनेगल साहब के दोबारा मैं कहूँगा कि मेरा ऑनर है, सौभाग्य है कि मैं उस मंच पे श्याम बेनेगल जैसे कलाकार के साथ बैठूंगा मैं और वो हमारी बात होगी। मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया। मेरी मतलब मेरी किस्मत अच्छी है। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस किस्म के रोल मिले जो आप कह रहे हैं, जो बैरियर्स सीमा पार करके सीमा तोड़ के आगे बढ़े उनमें फिल्मों में। लेकिन नहीं, मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया था। मैं बस लकी हूँ और बस तकदीर अच्छी थी कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम मिला जो जैसे श्याम बाबू थे शुरुआत में, और उनकी फिल्म बैरियर्स मतलब तोड़ रहे थे। तो श्याम बाबू का जैसे आपने जिक्र किया, तो उन्होंने वो जो पहला मौका था, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? व्यूज़ जानना चाहते हैं कि वो मौका आखिर आपको मिला कैसे? हम उस समय मुंबई में हम एक प्ले कर रहे थे, एक नाटक कर रहे थे, म्यूज़िकल नाटक जो अंग्रेज़ी में था, जिसका नाम था गॉड स्पेल। वो जीसस के ऊपर वो था। और श्याम बाबू भी उसी मतलब माहौल के हमारे मतलब उसी इर्द गिर्द में, वहाँ पर एडवर्टाइजिंग में उनको बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव थे और एडवर्टाइजिंग फिल्म्स बनाते थे। तो वो शो देखने आए और लिटरली शो के बाद वो मेरे पास आए बैक स्टेज। उनका यदि आप अपना हेयर कट करवाएंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रोल है मेरे पास अंकुर में, जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, और वो हैदराबाद में हम शूटिंग कर रहे हैं, तुम बाल कटवा के आ जाओ। तो वही किया मैंने, कुछ सोचना नहीं था, मैंने हेयर कट करवा के मैं पहुँच गया। तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो कैरेक्टर आर्टिस्ट एक दौर में सिर्फ एक तरह के किरदार करते थे। अब आपको लगता है कि उनके लिए दायरा जो है, अब के फिल्म मेकर्स और जिस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वो दायरा जो है वो बहुत बढ़ गया और वो मेन लीड के तौर पर भी उभर कर सामने आते हैं? हाँ, ये हो रहा है, लेकिन असल में उल्टा हुआ था। बात हुई थी कि जैसे कुछ लीडिंग हीरोज़ थे जो सब कुछ कर रहे थे। एक ज़माना था जहाँ कॉमेडियन होना बहुत ज़रूरी होता था, फिर विलन तो था ही, और ऐसे फिर हमेशा हीरो का एक वो मित्र या दोस्त उनके साथ होते थे, तो वो पूरा स्ट्रक्चर होता था। अब वो सब चला गया क्योंकि अभी हीरो सब कुछ करना चाह रहे हैं। मतलब वो अभी उनके शेड्स भी कुछ ग्रे हो गए हैं। पहले तो हीरो होता था, अभी बाजीगर के बाद और कई फिल्मों के बाद आप देख सकते हैं कि अभी वो ग्रे एरिया हो गया है कि मतलब हीरो भी
कुछ मतलब सर्कमस्टेंसेस के तौर पे विलेनस हो सकता है, वो कॉमेडी भी करते हैं। तो आजकल वो पूरा मतलब जो टोकरी है वो मिक्स हो गया है। और वो उन कलाकार जो कैरेक्टर एक्टर्स, मैं तो सभी को कैरेक्टर एक्टर मानता हूँ, क्योंकि आप हीरो भी हो तब भी आप कैरेक्टर कर रहे हैं। तो मतलब ये हमारे यहाँ ये भाषा हो गई है कि कैरेक्टर एक्टर नॉन हीरो होते हैं। अब क्या देखने में आ रहा है कि जो हीरो हैं वो उस किस्म के कैरेक्टर निभा रहे हैं जो हमारे पुराने हीरोज़ के जो उनका मोल्ड जो था वो अलग है। तो आज आपका हीरो एक नॉर्मल आदमी हो सकता है, जैसे आप खड़े हैं यहाँ पर, नॉर्मल किस्म के आदमी आप हीरो बन सकते हैं, तो यदि आप कोई कहानी लिखे आपके लिए। लेकिन आज की फिल्मों में जो वो मदन चोपड़ा था, वो मदन चोपड़ा कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आता है। उसके पीछे मिसिंग है, वो ज़माना ही गया जहाँ मदन चोपड़ा जैसे मतलब रोल करते थे। और वहाँ पर तो बिल्कुल मतलब मेन डायरेक्ट एक मतलब बहुत ही ख़राब और विलेनस व्यक्ति थे मदन चोपड़ा। तो उस किस्म के रोल तो अलग होते थे, अभी लिखे जाते हैं, लेकिन वो ज़माना कुछ अलग था जहाँ। और अच्छी बात है क्योंकि मदन चोपड़ा जैसा रोल अब सबके दिलो दिमाग में है, सब उसको पहचानते हैं और उसकी जगह अलग है। मैं आपको एक इंसिडेंट दूंगा। अभी हम हैदराबाद में सिया के राम की शूटिंग कर रहे थे और मेरा मतलब प्रिविलेज था कि मैंने राजा दशरथ का रोल किया था, उसमें उनका किरदार निभाया मैंने। तो मैं स्टूडियो सेट के बाहर आया, मैं फुल कॉस्ट्यूम में चाय पीने बाहर में ब्रेक में 2 मिनट के लिए बाहर आया, मैं फुल दशरथ के कॉस्ट्यूम में, वो बढ़िया सी धोती, वो जेवर, वो मतलब मुकुट समेत बाहर बैठा था, मैं कुर्सी पे चाय पी रहा था। फिर क्या हुआ कि वो रामोजी स्टूडियो में वहाँ बसें चलती है जहाँ टूरिस्ट लोगों को सेट दिखाते हैं और एक्टर से मिलाते हैं। तो वो एक बस आके रुक गई, उसमें से कुछ 10-12 लोग बाहर निकले और डायरेक्टली मेरे तरफ आना, मैं देख रहा था कि ये लोग डायरेक्टली मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तेलुगु में भी सिया के राम रिलीज़ हो चुकी थी, तो मैंने कहा अच्छा है कि ये सीरियल देख रहे हैं और आए हैं मुझसे मिलने। लेकिन जब वो नज़दीक आए तो सीधा पॉइंट किया उन्होंने, कहा सर मदन चोपड़ा है, मदन चोपड़ा। दाढ़ी थी, बाल थे, गेटअप में किसी और में था, लेकिन मदन चोपड़ा नहीं भूलते हैं। अच्छी बात है, मैं फिर से कहता हूँ कि मैं बहुत खुशी की बात है कि इस रोल को, इस किरदार को पब्लिक याद करती है और मैं बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा। अब आपका आभारी हूँ कि आप अभी तक जो किरदार मैंने किए उन्हें याद करते हैं आप, धन्यवाद। लेकिन आपकी एक वर्सेटैलिटी भी जो है उसको भी लोगों ने सराहा। जिस तरह अभी बाबा बंदा सिंह बहादुर की ज़िंदगी पर जो आधारित जो प्रोग्राम पेश किया गया, तो उसमें आपने रविंद्रनाथ टैगोर की जो उनके ऊपर लिखी गई पोइट्री थी वो आपने नरेट की गुरदास मान साहब के साथ में। उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। मुझे तो मैं फिर से कहूँगा कि मैं गुरदास मान का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और उनके साथ स्टेज पे आना, उनके साथ शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और हमारे और भी बड़ी थी कि मतलब पंजाब के जो जितने भी डिग्नेटरीज़ हैं, चीफ मिनिस्टर, उनके पुत्र, सारे ऑडियंस भी इतनी बहुत नामचीन लोग थे ऑडियंस में, और प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर शामिल हुए। तो बहुत ही ऑनर था मेरे लिए, बहुत सौभाग्य था मेरे कि मुझे ये मौका मिला। तो अभी आपके कुछ और प्रोजेक्ट्स खासतौर से फिल्मों के हवाले से जो आ रहे हैं उसके बारे में आप बताना चाहिए? फिलहाल में बातें चल रही हैं, एक टीवी सीरियल की बात चल रही है और 2-3 फिल्म हैं, तो अभी वो डिस्कशन चल रहे हैं, कुछ फाइनल नहीं हुआ है। जिस दिन फाइनल होगा मैं ज़रूर बता दूंगा आपको। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपका मदन चोपड़ा के किरदार और किरदार सराहे गए, वैसा एक किरदार उभर कर और सामने। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा मुझे इतनी इज्जत देते, इतना प्यार देते हैं, और आपके जो ऑडियंस हैं उनको भी मैं एक माफ़ी मांगूंगा कि मेरी पंजाबी ठीक नहीं है, तो मैं आपसे पंजाबी में नहीं बोल पाया, लेकिन मेरा दिल हमेशा आपके साथ है और हमेशा रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। नमक हराम, धोखेबाज, मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया। कौन है ये शर्मा जिसके हाथ तूने मेरा एम्पायर बेच दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे, लेकिन तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ गद्दारी की है। मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा।